तो गाइस अगला टॉपिक हमारा ये था कि हम इसमें पता नहीं ये सेकंड पार्ट होएगा या फर्स्ट, ये क्या चक्कर होएगा, लेकिन अगर सेकंड पार्ट होता है तो मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करूँ। तो पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी रेंटल क्राइसिस पे और जॉब्स की कंडीशन के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा और हम बात करेंगे। लेकिन ये टॉपिक में हमारा ये है स्टूडेंट बैन, जो इंडियन स्टूडेंट वीजा जो नाइंसाफी हुई ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, ये क्या क्या हो रहा है हमारे में, हमारे इंडियन स्टूडेंट जो बच्चा उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको बैन किया गया। ये यूनिवर्सिटी से क्या हो रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में, आप हमारे नवजोत भाई और अखिल भाई के ज़बानी हम सुनेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमेंट में कमेंट करना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो देखो यार, सीन ऐसा है कि जो स्टूडेंट बैन रिस्ट्रिक्शन जो भी आप बोलो, ठीक है, क्योंकि हम पहले बैन था, किसी ने वीडियो बना दी वो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जो भी है। मैन रेस्ट्रिक्शन एक ही बात है, मेरे को तो वही लगता है। फर्स्ट मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि शायद मेरे 8 बैंड नहीं है ना। अच्छा 8 बैंड है, शायद जिनके 8-9 बैंड होते हैं उनको पता हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप मेरी जाके वीडियो चेक करें, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। नहीं ब्रो, सीन ऐसा है यार, देखो जो भी चक्कर पड़ा है कि यार स्टूडेंट हो गया बहुत, इनको पता बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गया, अब थोड़ी सी लगाम लगाई जाए, सीन ऐसा है। तो इन लोगों ने, और फेक डॉक्यूमेंट्स तो हमारे वहाँ से लगती हैं हम लोग को तब से पता, जब हम लोग से ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, जब हम लोग प्रोसेस करवा रहे थे, तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जो माइग्रेशन एजेंसीज होती हैं वो आपको बोलते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है हम आपकी मार्कशीट बनवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर आप चाइल्स नहीं हो रही है तो हम आपकी आइल्स भी करवा देते हैं शूटर पर ढाल के। तो और बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं एजेंसीज इंडिया में, वो पता क्या करते हैं कि आपका ठेका कर लेते हैं, 20 लाख 18 लाख 25 लाख हम इतना लेंगे और आपका बंदा बच्चा भेजेंगे। और हम लोगों को भी ना तब चुल होती है कि बाहर जाना है। और कनाडा में ऐसा सीन चल रहा है, एयरपोर्ट पे भी जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाते हैं तो कई लोगों को वापस भेज देते हैं। वो सीन मेरे को लग रहा है यहाँ भी चालू हो जाएगा। तो वो सारा सीन हुआ कि यार फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक आपके फंड्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ों को लेके। डिपो ये भाई कुछ बता रहे थे बीच में, आप वो बताया पहले वाला वो। तो लाइक होता ही है एजेंट, मतलब ऐसा है जब फाइल लगवानी हो ना, तो यार ये ना सोचा करो कि बहुत छोटी प्रोसेस है कि यार जल्दी जल्दी हमें बाहर चले जाए, क्योंकि एक बार अगर बैन लग जाता है या फिर मतलब रिफ्यूज़ल आ जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सारा कुछ टाइम से लेके चलो। जैसे मैंने फ़ाइल लगवानी थी, तो मेन जो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का प्रोसीजर है, वो फंड्स दिखाने होते हैं 3 महीने पुराने, 22 से 25 लाख रुपए, ठीक है। अब एजेंट्स क्या करते हैं, मैं भी कई एजेंट्स के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई हाँ तेरा भी इस इनटेक में करा देंगे जल्दी जल्दी। जैसे मेन इनटेक होते हैं यहाँ पे फरवरी और जुलाई, है ना। तो मेरी आइल्स पीटी करी थी मैंने, तो मेरी अक्टूबर में होगी। कहते तेरे को नवंबर में भेज देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरे को बता रहे थे कि अगर, मैंने कहा भाई मेरे पे 3 महीने पुराने फंड्स अभी नहीं है, मेरे को टाइम लगेगा करने में अरेंज। तो कहते कि कोई नहीं, तुम 2 लाख पता नहीं 2.5 लाख रुपए ले रहे थे मेरे से कि भाई हम तेरे फंड शो कर देते हैं। अब बच्चा क्या करता है कि भाई बातों में आ जाता है कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और यही चीज़ें बाद में आगे प्रॉब्लम देती है काफ़ी चीज़ें। मतलब कि फिर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डिग्री या फेक, आइल्स का रिजल्ट फेक लगवा देते हैं। साथ में मसाज भी होगी, हमारी पॉडकास्ट में मसाज भी स्पॉन्सर है ना। और धीरे धीरे जैसे ही हमारा पॉडकास्ट बड़ा होता जाएगा तला भाई का, तो फिर रशियन भी आएंगे मसाज करने। तो बजट बढ़ जाएगा, बजट बढ़ जाएगा। आप हेल्प करें तला भाई को, अगर हम मस्टरी कार्ड से बेघर हो जाएंगे। घर पर रहने में ये भी है। हाँ वो बात कट कर। चल ठीक है, बात हमारी ये थी जो कई बार तो ये तो अखिल भाई ने बताया, एजेंट सामने से ऑफर करते हैं कि मैं फंड दिखा देंगे। हाँ काफ़ी चीज़ जो होती है। कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कि एजेंट आपको बताते भी नहीं कि वो आपकी प्रोफाइल के साथ क्या करने वाले हैं। जैसा सबसे ये बड़ा ये केस ये है कि सर्टिफिकेट की एडिटिंग, ठीक है, जो आपने उनको सबमिट किया, आपका 50% है। बहुत काफ़ी लोग लड़के करते हैं मैसेज कि भाई 50% है, हो जाएगा वीज़ा, 55% है। अब यही चीज़ आप अगर एजेंट के पास लेके जाओ तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है हम 55% पे करवा देंगे तेरा काम। वो आपकी सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसको एडिट करेंगे, एडिट करके 65% 70% करेंगे, वहाँ आपको भेज देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको नहीं बताएंगे वो लोग कि 70% करने के बाद आपका क्या सर्टिफिकेट था, क्या दिखता था, आपकी उसकी कॉपी नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी, आपका सीधा उधर भेज दिया जाएगा। तो कल के दिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे या ऑस्ट्रेलिया में आ रहे होंगे, वहाँ पर उन लोगों ने पूछ लिया चेकिंग करने के लिए कि भाई दिखा ये तेरा क्या चेक करेगी, यूनिवर्सिटी वालों ने पूछ लिया, तो आपके पास वो ना डॉक्यूमेंट है रियल, ना आपको पता है कितने परसेंटेज पे लगाई, आपका फेक डॉक्यूमेंट है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, काफ़ी एजेंट करते नहीं है। बहुत करते हैं ये। एक शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी ये चीज़, जब मैंने फाइलिंग करवानी थी ना भाई। देखो मेरा सीधा सा मन था, हर एक बच्चे का आता है कनाडा जाना, जिनके रिफ्यूज़ल आते हैं बहुत बहुत कम बच्चों का आते हैं। आप वो हैदराबाद साइड से,
इन लोगों का शायद होता होगा, ये चूज़ करते कंट्री देख के कि हाँ इधर वेदर फलानी, हमें बस कनेडा जाना है, ठीक है, हमारा वही था। तो हमारे भाई बैंड नहीं आए थे मेरे, जिस यूनि में मेरे को जाना 6.5 ईच चाहिए थे, तो मेरे नहीं थे, मेरे 6 बैंड थे, किसी में 7 थे, किसी में 6.5 थे, बाकी एक में 5.5, एक में 6 थे, तो नहीं हो पाया अपना, ठीक है, वो कम ही रहा। तो जिस जगह से मैंने आइल्स करी थी, ठीक है, मैंने फाइल कहीं और से लगाई है और आइल्स कहीं से करी है, तो जहाँ से मैंने आइल्स करी थी, तो वो जो मेन ओनर था, तो उसने मेरे को बोला कि हाँ तेरा लगवा देते, कनाडा का हो जाएगा फॉर श्योर, मैं 100% ये फलानी वाला गारंटी लेती है ना। तो मैं अपने पापा को लेके गया, तो उनके यहाँ उन्होंने एक लड़की बैठा ली हुई बच्चों को मुक्त करने के लिए, एक खुद बैठा हुआ है। तो वो कह रहा कि हाँ लग जाएगा। तो पापा ने बोला कि देखो जब रिक्वायरमेंट कम है, मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप पूरी है नहीं तो कैसे लग जाएगा। वो कह रहा नहीं अंकल जी पूरी 100% चांस लग जाएंगे। तो आपने बोला लिख के दे दो। हाँ तो बोला भाजी, फिर वो जैसे भाजी गारंटी तो 8 महीने वाले दी नहीं होंगी। मैं पैसे जी फिर सही बताओ ना भाई, क्यों चूतिया काट रहे हो। ऐसा था लिटरली, अगर मैं लगा देता मैं फंस जाता, पर पैसे फंसते, क्योंकि एजेंट पे यार उसका कमीशन जो भी फीस के आप दोगे जैसे फाइलिंग के, वो लेने ही लेने उसने, वो सबसे पहले लेते हैं। और दूसरा एक केस हुआ था वहीं पे सेम, एक लड़का था हमारे साथ ही आइल्स कर रहा, तो भाई के सेम मेरे जैसे बैंड्स थे, उसको उसी बंदे ने बोला नहीं हाँ तेरा लग जाएगा। भाई लिटरली बता दो, वो बच्चे की जो लड़का था, खाली मम्मी थी, पापा उसके थे नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत ज़मीन थी। तो उसकी यार हर एक बच्चे मतलब माँ बाप का सपना है कि यार बाहर चला जाएगा, हमारे थोड़े हालात सुधर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने भाई ज़मीन गहने रखी, पता नहीं कई लोगों को गहने वर्ड समझ आएगा कि नहीं, मतलब ज्वेलरी, अरे नहीं वो ज़मीन गहने देना मतलब गिरवी गहने नहीं, गिरवी पॉन, हाँ पता नहीं पॉन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, PAWN। तभी हमारे भाई गलत मत समझना। पॉन नहीं, अरे पॉन स्टार करके आता था एक हिस्ट्री चैनल पे, देखा, गिरवी रखो पैसे देते हैं आपको, बट एनीवे। ओके। तो वो उन्होंने ज़मीन वगैरह रखी, तो हम लोग को पता था कि इसका रिफ्यूज़ल आएगा क्योंकि यार रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है और कनाडा थोड़ा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। तो हमने उसको मना भी किया, लेकिन वो बोला कि नहीं सर जी ने क्या हुआ कि आ जाना तेरा वीज़ा। मैं कहा ठीक है ब्रा। भाई उसका रिफ्यूज़ल आया, लिटरली वो बच्चा ऐसे गंदे तरीके से रो रहा था क्योंकि इसके सारा कुछ ही चला गया समझ लो। तो इस जो एजेंट्स हैं उनका पैसा बन जाता है भाई, उनको कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप थोड़ी अकल बरतें, अगर आपको पता कि जो यूनी की रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं आप फिट बैठ रहे हो, तो कोई और यूनी ट्राई कर लो, कोई और कंट्री ट्राई कर लो, या दोबारा आइल्स ले लो। और आजकल एक और सीन चल रहा है, जैसे इंडिया में काफ़ी लोगों के मतलब फ़ोन वगैरह आते हैं मेरे को कि भाई हम टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे, यहाँ आगे स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टूरिस्ट में भी पहले हो जाता था शायद, पता नहीं, लेकिन अब क्या चीज़ हो रही है, टूरिस्ट वीज़ा के साथ कंडीशन आ रही है कि भाई आपका कंडीशन के साथ आएगा या नॉन कंडीशन। एजेंट क्या कह रहे हैं, भाई तेरा अगर बिना कंडीशन के आया तो 13 लाख रुपए में मतलब तेरा टूरिस्ट वीज़ा, हाँ सिर्फ वो यहाँ की वहाँ जाके तू चेंज करा दियो। अगर कंडीशन के साथ आया तो तेरा जो खर्चा होएगा 50,000 या 1 लाख रुपए, कि भाई ये होता है। तो काफ़ी सीन ऐसे हो रहे हैं कि यार ये चीज़ें टेम्परेरी होती है, क्योंकि आपको यहाँ आके भी फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो आजकल ये सीन चल, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल ही। तो अगर आपको वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा मिल भी गया तो यहाँ आके आपको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक पैसे कहाँ से लाओगे। और टूरिस्ट वीज़ा जब तक ख़त्म नहीं होता, स्टूडेंट वीज़ा जब तक ग्रांट नहीं होता, तब तक टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म नहीं होता, तब तक वर्क राइट्स आपके चालू नहीं होंगे। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें एजेंट अपना फ़ायदा करने के लिए आपको मिस करा देंगे, और यहाँ आके आप इलीगल काम करोगे, ये करोगे, यहाँ पर और ऑलरेडी नाम खराब है, टूरिस्ट वीज़ा वाले ऑलरेडी कैंसिलेशन बहुत है। तो थोड़ा मतलब जेन्युइन तरीके से रहें, मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना चुगा चौड़ा करवा लें, थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये बहुत स्कैम होता है, एजेंट हम लोगों को नहीं बताते वहाँ पे। वो तो सीधा बोलते हैं आप यहाँ से जाओ आपका हो जाएगा, वर्क परमिट लग जाएगा वहाँ जाके, स्टूडेंट ये शोर ब्रो वर्क परमिट तक का वहाँ पीजी का भी बोलते हैं। और अच्छा मेरे ना एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसके रिलेटिव ने कहीं ना मतलब इधर की फाइल लगवानी थी, तो न्यूजीलैंड की एजेंट ने कहा कि भाई तुम्हारा न्यूजीलैंड का मैं ना सीधा वर्क परमिट वाला वीज़ा लगवा दूंगा, ठीक है। तो एजेंट ने उससे 20-25 लाख रुपए ले लिए और उनको वीज़ा ना बिल्कुल एयरपोर्ट पे जा के दिया। तो वो वीज़ा था सिर्फ 1.5-2 महीने का टूरिस्ट वीज़ा। मतलब ऐसे इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लोग देखते भी नहीं कि भाई हमें क्या वीज़ा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। उनको कह दिया कि वर्क परमिट वाला दे रहा है, लेकिन उनके पास 1-1.5 महीने का वीज़ा था टूरिस्ट। और वैसे टाइम में कुछ कर भी नहीं सकता बंदा, कर नहीं सकता, क्योंकि आपने जाना है, आप तो टूरिस्ट से कर लोगे सारा। यहीं थोड़ा सा ध्यान रखें, जो भी पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा रिसर्च करें एजेंट्स के बारे में, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो बहुत सवार ही है। हम लोग के तो होता ही, हम लोग को जो बाहर जाना हम लोग देखते नहीं है कैसे भी है। आई थिंक पेरेंट्स तो करें, मतलब करें, लेकिन बच्चे को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सबसे पहले कहाँ कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वहाँ पर फीस क्या है, सब ऑनलाइन है भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो,
आपने 10th इंटर करी है, आप इंटरनेट चलाने आर्ट्स भी करी है। आर्ट्स भी करी है, इंग्लिश पढ़ने आता है आपको, आप जाए यूनिवर्सिटी में चेक करें कहाँ यूनिवर्सिटी, अब वो ऐसा ऑफर लेटर दे जहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं, आप एड्रेस चेक करो उसके ऊपर। अरे मतलब खुद का थोड़ा अवेयरनेस हो भाई ये देखो, चेक करें आप। पॉर्न हब और एक्स वीडियो से बाहर है, ठीक है। हाँ तो जब मेरा ऑफर लेटर आया था ना CSU का, ठीक है, तो मेरा एजुकेशन लोन था। तो पहली बार जो मेरा ऑफर लेटर आया था वो आया था मेरा जुलाई इनटेक का, क्योंकि नवंबर इनटेक हमारे CSU में था नहीं पोर्ट में। तो मेरा उस टाइम तक ना ग्रांट नहीं हो पाया था मेरा एजुकेशन लोन, क्योंकि इसमें प्रोसेस होती है लंबी। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन भाई उस टाइम तक भी, क्योंकि मैं एक एक सिंगल चीज़ चेक कर रहा था, मैं यूनी को ईमेल करता था कि ये मेरा जेन्युइन है, क्योंकि उस टाइम ये भी बहुत हो रहा था कि जो माइग्रेशन एजेंसी से ना वो फेक जो ऑफर लेटर होता है वो भी प्रिंट करके दे रही थी इन्हें। ऐसा तक भी हो रहा था पैसे लेने के लिए। और कई माइग्रेशन एजेंसीज ऐसी हैं कि जो कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ चार्ज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं चार्ज करती ऑफर लेटर का। लेकिन एजेंट्स आपको नहीं बताते, उस सबके 10,000 रुपये 5,000 रुपये वो लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद से, जो ऑफर लेटर आपका आया यूनी को ईमेल कर, उस पर ईमेल होती है यूनी की कि ये मेरी स्टूडेंट आईडी उस पर आ जाती है, ये मेरी डिटेल है फलाने का ना, मेरे को आप बता सकते हैं कि ये जेन्युइन ऑफर लेटर है, फलाने का कॉपी तो नहीं है। तो आप यूनी से कांटेक्ट में रहे, एक एक चीज़ उनसे पूछते रहें, वो आपकी हेल्प तब करते हैं। मैं जब आने वाला था मेरे को एयरपोर्ट से भी लेने गए थे मेरी यूनी वाले, इतने अच्छे थे। ये तक होता है अगर आप यूनी वालों से बात करते रहो। एजेंट्स का ये है, देखो उन्होंने भी बिजनेस करना है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सारे एजेंट बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस की काम है मैं बताओ, तो उनका भी बिजनेस का मॉडल है उनका, उनका पैसा जब आएगा तब आप एडमिशन लोगे। तो सबसे पहले वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप एडमिशन उनके साथ ले लें। सेकेंड चीज़ ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट करें अपनी मर्जी से, अगर आपने सेलेक्ट किया कि भाई मेरे को टूम्बा यूनिवर्सिटी में जाना है, एजेंट बोलेगा ना 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 सिट नहीं जाओ, सिट नहीं, क्योंकि वहाँ से उसको शायद ज़्यादा कम वो कहते हैं कि वीजे आजकल सिटी से हाँ वो आपको ये बोलते हैं कि वहाँ का ना वीज़ा रेशियो बहुत कम है, शायद आए ना है, तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से लग नहीं। हाँ देखते हैं। हाँ क्योंकि आपको बोला जाते हैं, मेरे को भी तो मैं ब्रिस्बेन का मैं बोला मैं ब्रिस्बेन जाना है, तो मेरे को एजेंट मेरे को बोला कि ब्रिस्बेन तो वहाँ पर तो कोई नहीं जाता, आप क्यों जा रहे हो, ये वो सिडनी मेलबर्न कर लो। मैं बोला सिडनी मेलबर्न नहीं, मेरे को ब्रिस्बेन में ही जाना है, वहाँ पर ठीक है। तो वो मेरे को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश किया। एक और एजेंट के पास मैं गया था, मैं ये बताता हूँ कि जब मैं उधर उसके पास गया, मैंने बोला कि भाई ब्रिस्बेन जाना है, ये यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी चेक करके बता दो। उसने मेरी प्रोफाइल लेनी सारी 4 हफ्ते के बाद, वो बोला ऑफर लेटर 1 हफ्ते में आ जाएगा, नहीं आया 4 हफ्ते। मैं 4 हफ्ते के बाद उसको कॉन्टेक्ट किया, होगा ऑफर लेटर आया नहीं आया, तो वो बोलता है कि नहीं 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 ऑफर लेटर नहीं आया, आपको रिफ्यूज़ल आ गया आपका। मैं रिफ्यूज़ल तो वाइन पे करेगी वो फाइल लगाने वाला नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला अच्छा मतलब फिर कहाँ हो, तो वो बोलता नहीं अभी बहुत टफ हो गया है, आपका बिल्कुल रिफ्यूज़ल आ रहा है, अभी यूनिवर्सिटी वाले किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप यूके कर लो। नहीं यूके, तो यूके क्यों कर रहा है, तो बोलता नहीं नहीं यूके का बड़ा सही चल रहा है अभी, यूके में वीज़े आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यूके में, मतलब वीज़े नहीं कर रहा है मेरे को। तो फिर मैंने दूसरी कंसल्टेंसी के पास मैंने प्रोफाइल दे दी, जो यूनिवर्सिटी से इसने बोला रिफ्यूज़ल आया मेरा, उसी में मेरे को एडमिशन मिल गया। ऐसा है, वो उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, वो ऐसी बहाना बना दिया। बहाना बनाते हैं। और दूसरा ना यूके का सीन ऐसा हुआ ना, बीच में ना बहुत सारी फाइल्स लगी। वैसे ही बताता हूँ, हमारा हम लोग गाँव से हैं, ठीक है, तो यूपी में हमारा गाँव है। तो मेरे ना छोटे भाई के साथ जितने भी उसके सर्कल था, ठीक है, मैं मतलब सही बताऊँ, मतलब हमारे खानदान में सबसे कम पढ़ाकू बच्चा है वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। मतलब जो वो सारे खानदान में सबसे कम पढ़ाकू, मतलब जो बिल्कुल रद्दी बच्चा हमारा हुआ था, ठीक है। और उसके दोस्त सेम उसके जैसे, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब सेम उसके जैसे, ठीक है। अगर मतलब समझ लो कि वो 10th 12th जैसे भी उन्होंने करी है वो सीन है, मतलब जोर लग के हो गए हैं पास वो लोग। भाई उनको सच में इंग्लिश वगैरह कुछ इतनी आती नहीं, हमें भी नहीं आती थी, वो आपको खुद से सीखनी पड़ती, कहीं कोई आपको सिखाने नहीं आता है। हमने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ देखी हैं, उनसे सीखी है, ठीक है। वो दे रही है, बड़े बड़े एक्टर को फॉलो करते हैं। हाँ यार, नकली एक्टर होते हैं। हाँ। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि भाई हमारा अभी जब मैं इंडिया गया ना अभी, तो लिटरली मैं बताता हूँ कि कोई लड़का रह ही नहीं गया हमारे वहाँ पे, सारे ही यूके, सारे यूके भाग गए। और वहाँ जाके अगर अभी इनसे किसी से बात करो, उनके भाई बहुत तंगी है, सच्ची बता रहा हूँ, हर जगह ही है ऐसी। एक तो रेंटल क्राइसिस वहाँ भी है, क्योंकि जनता होगी, बहुत छोटा शहर है, छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ी है ना। फिर वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब की बहुत तंगी है। तो ये भी एक चीज़ आप थोड़े से ध्यान रखें कि यूके जाना, कनाडा, ये ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी रिसर्च करें अपने हिसाब से, जो
मैं ये नहीं कर रहा किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करो या जो भी वीडियो डाल रहा है उसको फॉलो करो, खुद की रिसर्च भी होनी बहुत ज़रूरी है। आप खुद से भी सर्च करें, चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। अभी आजकल कनाडा की बड़ी न्यूज़ आ रही है कि कनाडा में और 1 मिलियन वीज़े आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं, अब LMI के बगैर जॉब आ रही है। ये सब प्रोग्राम्स आपके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं कनाडा के? क्योंकि कनाडा में आपकी इतनी अपॉर्चुनिटी आगे ये चैनल बदल गया वही कह रहा है भाई। अरे भाई हमको घंटा लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMI ये होता है, वहाँ पर देखना पड़ता है कि आम आदमी के पास, लोकल के पास जॉब पहले एडवर्टाइज करनी पड़ती है। तो पहले ये था प्रोसेस, अभी वो लोगों ने हटा दिया, अभी बोल रहे हैं बिना LMI के भी आप आ सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी फेक गुरुज, ये फेक, ये जो टिकटॉक ही है और ये रीलर जो आ रहे हैं, ये लोग अपनी वीडियो आके DM मी फॉर वीज़ा ये सब तमाशे कर रहे हैं। आप बड़ा केयरफुल रह के काम करें इसमें। कनाडा जाने के चक्कर में, और वो US का भी आया था बंदा, वो बोट पे बैठ के अब US में जाते जाते बीच में वो उनका वो हो गया, मर जाते हैं भाई। देखो हाँ, वो भी मेरे को एक चीज़ बता 50 लाख लगा के आप US जा रहे हैं बोट से। यार, देखो अगर 50 लाख ही लगाना है तो इंडिया में लगा लो, कुछ ना कुछ आप कर जाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, 50 लाख का बिजनेस अगर कुछ भी खोल लोगे ना, चल जाएगा। 50 लाख आपसे एजेंट ले रहा है और आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप US पहुँचोगे। ये भी एक चीज़ का ध्यान रखिए। और आपके पेरेंट्स का बाद में क्या हाल होगा, 50 लाख के कर्जे में भी गया और उनका बच्चा भी गया, तो डोंकी तो मत ही लगाओ। ये और बैन हो जाओगे, जेल वेल में पड़ जाओगे, क्यों ही कर रहा है सर? जेल है गोली। हाँ नहीं, अगर चलो वहाँ से रिपोर्ट भी कर दिया तो जिंदगी भर के लिए बैन लग जाएगा। आप कहीं दूसरी भाई कंट्री वाले नहीं लेते आप। उनका डोंकी का ये सीन होता है, वीडियोस देखे तू, वो आपका पासपोर्ट वगैरह फड़वा देते हैं मेक्सिको जाके, ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि मेक्सिको वाली था ना टपानी, वहाँ में असाइलम ले देते हैं वो क्या। अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो पकड़े गए तो। असाइलम का ये चक्कर है, आप अगर ऐसी कंट्री हो जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, फिर तो सेंस बनता है। इंडिया में, इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। अरे भाई, इनके पास पासपोर्ट ही नहीं होता ना, कैसे पता लगेगा? और तू मेरे को एक चीज़ बता, अगर मान तू अभी युगांडा जाए, तू लगेगा उसके ऐसा नहीं लगेगा? सेकंड में पहचान लेंगे इंडियन ऊबर बस। भाई एक तो इधर के ना सारे रेस्टोरेंट वाले इतने रेसिस्ट है, अगर मतलब खुद का भी खाना लेने जाए ना, वो बोलते मैं खुद का खाना लेते हैं। वो फोन में देखो तो पूछ लेते हैं वो लोग, क्या फोन में देख रहा है तो ऊबर होगा। ऊबर वाले की 2-3 निशानियाँ हैं, इधर एयरपोर्ट होगा आ रहे भाई यार, मैं स्पेशली ऊबर वालों से यही कहना चाहता हूँ जो देख रहे होंगे, यार ठीक है तुम जा रहे हो ऑर्डर लेने, एयरपोर्ट लगा हुआ है तो थोड़ा यार शांत कर लो। वो एयरपोर्ट लगा हुआ है तो भी ठीक है, कहीं जाते हैं यार शर्ट का बटन खुला हुआ है, स्पीकर में फोन है, बोलते बोलते यार इतना बुरा लगता है ना कई बार यार। वो हमें अपने आप बुरा लगता है, हमारे इंडियंस ऐसा करते हैं। वो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, गोरे होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। स्पीकर पे कोई बंदा बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, स्पीकर पर नहीं, वो स्पीकर पे और उसके मुंह पे कर देते हैं यार। ये स्टैंड वाली थी भाई, गलत है यार, ऐसा मत करो यार। और पानी में गड्डी लगा के बैठ जाएंगे गया हो, नहीं चल वो पानी कहीं किसी के बाप की नहीं, ठीक है वो चल वेटिंग करनी पड़ेगी भाई। नहीं रेस्टोरेंट वाले क्या भाई कोई उसका कोई चक्कर नहीं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा ये भी चीज़ है कि जैसे थोड़ा साफ सफाई से रहे, क्योंकि वो यार देखो हम लोग कोई भी काम करते हैं, मैं भी निकल पहन के करता हूँ, पर यार थोड़ा नहा धो के निकला करो, क्योंकि वो थोड़ा यार फ़र्क पड़ता है। वो सारे देखते हैं, क्योंकि यार हम लोग ना अपनी ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर आके ना, तो क्योंकि अगर किसी को भी बोलोगे इंडियन तो वो फिर उनके दिमाग में वही आता है। दूसरा हम लोग, मेरे को याद है एक बार मैं इधर ना कूपर्स प्लेन से एक एरिया करके, तो हम लोग को ना किसी ने बताया कि वहाँ पे ना ऑथेंटिक चाय वगैरह मिलती है, तो मैं वहाँ पे गया, लेकिन लेस का उनके वहाँ ना वो भी है ग्रोसरी स्टोर इंडियन। भाई अगर वहाँ से देख रहे हैं आप, तो पता नहीं वो उनके बंदे हैं क्या है, उनकी जो आगे एरिया है ना भाई, वहाँ पे लिटरली, मैं यूपी से हूँ ठीक है, हमारे यहाँ पे दीवारें और जो बस है वो पुती होती है, वो पान और पुड़िया से, वो लिटरली सीन इधर है। और मैंने कई ऊबर वाली जनता में देखी, वो बहन जो पान पुड़िया खाते वो उसने भाई मेरे सामने से पिच करके वो हो गई है, और मैं कड़ी पे था भाई, ऑस्ट्रेलिया है। मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, थोड़ी तो अच्छा वो भी तो था, मेरे बर्थडे सब्सक्राइबर था ना वो। अरे वो दूसरी बात नहीं, सब्सक्राइबर सुनो नहीं बता रहे थे, तो भाई अभी नए नए आए, तो वो इसको जानते थे शायद, इसने गाड़ी बेची थी, कुछ भी था, और स्टार क्या था
मतलब थोड़ा वैसे मैंने उनको गाड़ी बेची थी तो उनकी बात कर रहे हैं। मेरा बर्थडे था तो हम सामान लेने गए थे वहाँ, थोड़ा कुछ मतलब एलडी था, नहीं आईजीए था, तो वहाँ पे बाइक को भी जानते थे। तो पहले इसके पास आया भाई के पास, कह रहे कि ये भाई ये यूट्यूब वाला है ना, तो उसने बोला हाँ, तो ठीक है मैं खड़ा, भाई वो ऐसे मुंह में पुड़ गया, पर ये हाँ भाई हैं कहने वो क्या भाई मुंह में ना थूक दिया यार। यार इतना की मत करो यार, ये पुड़िया वगैरह वाला काम कम कर दो यार, और अच्छा नहीं लगता। ठीक है आप सब वीडियो देखते हैं, हम ऊबर की बता देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम ऊबर ईट्स ही करते हैं सारे भाई। जैसे भी प्रोफेशनल जॉब करते हैं भी भाई, मैं भी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब करता हूँ, तो वो चीज़ें हम कई बार दिखा नहीं सकते। तो आप ये ना सोचा करो कि भाई सारे ऊबर करते हैं तो ऊबर, देखो कई चीज़ें होती है, अपनी स्टडी से रिलेटेड करोगे तो मतलब अपनी लाइन में जाओगे ना, तो आगे सारी चीज़ें ईजी होती है। और दूसरा ये भी है ना कि एक जॉब के सारे आप जी नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। अभी तो फुल अभी फुल वर्क राइट है, अभी तक कर सकते हो, लेकिन जब आपकी जॉब एक होगी तो खाली 24 घंटे है, तो उसमें आप आराम से एक ही जॉब करना है, उसमें आपको काटना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं रेस्टोरेंट में जाता था, तो मेरे को क्योंकि वो शाम की जॉब होती थी, क्योंकि दिन में यूनी होती थी और हमारी ज़िंदगी में बहुत चौधरी बहुत थी, हमको क्रिकेट भी खेलना होता था, यूट्यूब भी था, तो मेरे तो 20 घंटे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं, मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऊबर के जो काउंट होते हैं वो एबीएन होता है, उसके घंटे काउंट नहीं होते। भाई क्या होते हैं तो मतलब होते हैं पता नहीं, बट यार मेरे को भी ये चीज़ पूछनी है। जैसे अभी 1 जुलाई से वो 24 आवर्स सारा लग जाएगा। अब यार हमने ऊबर ऑन कर रखी है, हमें डिलीवरी आई मतलब 4 घंटे में, 4 घंटे से हमारी ऊबर ऑन है, ठीक है, तो एक डिलीवरी आई, तो कैसे आवर्स कैसे का? तो देख उस पर जितने आए लीगली उस पर लिखा है ना इतने घंटे से तू ऑनलाइन है, डजंट मैटर आई नहीं आई वो। तो और मेन पूछने का रीज़न ये है कि मेरे से पूछते हैं ना लोग, क्योंकि यार देखो हमने इतनी कष्ट। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, वेटर हो, ठीक है, कस्टमर नहीं आया 2 घंटे, तो आपके घंटे काउंट होंगे नहीं? वो पे मिल रही है, इसकी भी तो मिल रही है, इसकी नहीं मिल रही ना, इसके भाई तो नहीं, मैं को नहीं पे से मतलब नहीं थी, तू कितने घंटे ऑनलाइन थे, हाँ ठीक है, इसीलिए उस पर घंटे आपको। तो ये उनके लिए जो पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं, जैसे मैं ऊबर चला देता हूँ, मेरे दोस्त भी है कहीं कि भाई काउंट कैसे होंगे, तो ये आंसर है। और एवीएन का भी जो सीन है, चलो ऊबर तो एक चीज़ है, एवीएन पे कुछ भी और कर रहे हो, लोग समझते हैं एवीएन के घंटे काउंट नहीं हो रहे। अभी एबीएन जब आप बनवाते हो ना, उसमें आपको टीएफएन नंबर डालना पड़ता है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो वो सब ट्रैक हो जाता है एंड ऑफ द डे। लेकिन मेन बात यह है कि टैक्स चोरी मत करो, टैक्स दो जरूर दो, हर साल का हर बार दो, जो कि हमें चीज़ें नहीं पता थी, धीरे धीरे पता लगी है। एवीएन का ये चक्कर होता है कि एवीएन पे बहुत किस्म की जॉब कर सकते हो, हाँ लेकिन एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है बिजनेस। हाँ अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपके घंटों का वो अलग हिसाब होता है। अलग, हाँ लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, जैसे सिक्योरिटी कर रहे हो एबीएन पे, ठीक है, आपने घंटे उनको इन्वॉइस करनी है, वो कर रहे हो, या क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए क्लीनिंग कर रहे हो, आप जाके घंटे बनाया आपने $35 के हिसाब से इन्वॉइस दिया, तो वो तो घंटे काउंट होंगे ना आपके, सिंपल बात है भाई। और वो चीज़ ज़्यादा लीगल में जाना है आप, क्योंकि फिर से बात, जब आप एबीएन पे काम करते हो ना, तो आपको इनवॉइस देनी पड़ती है आपके, जिससे भी जिधर भी आप काम करते हो। जब मैं कंस्ट्रक्शन वाला करता था, तो मेरे पास इनवॉइस की प्रॉपर एक बुक थी, तो इनवॉइस नंबर लिखना होता है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरे को घंटे लिखने होते थे, क्योंकि अलग अलग वो लोकेशंस होती थी जहाँ पे जाके हम लोग काम करते थे। फिर लोकेशन डालता था, कितने घंटे का रेट क्या है, उसके हिसाब से मेरा होता था। और वो जब ओनर होता है, ठीक है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, उसको टैक्स क्लेम करना होता है, वो अपने खर्चे गिनाने होते हैं उसको, कि हाँ मैंने खर्चा दिया, और वो उसको सारी ही डिटेल से देनी पड़ती। तो अगर आप गबला करोगे तो पकड़े जा सकते हो, और कहीं भी पकड़ जाओगे भाई, गबला करना ही क्यों। और आई थिंक जहाँ भी टीएफएन पे जॉब करते हैं हमें टाइम रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, लाइक टाइम शीट होती है। टाइम शीट होती है, तो हर जगह होता है वो। ये चीज़ें थोड़ा आप दिमाग खोल के ध्यान से करें। और बच्चे काफ़ी पूछते हैं फीस वाला, कि फ़ीस निकल जाएगी। देखो भाई, जब आप फंड्स शो करवाते हो वो इसीलिए करवाते हो कि आपकी फ़ीस, तो मेन चीज़ ये भी आप ध्यान रखें। अगर आपकी फंड्स जेन्युइन है तो आपको फ़ीस का कोई चक्कर नहीं, और लिविंग एक्सपेंसेस आपके 20 घंटे में बहुत आराम से निकलते हैं। अगर आप टीएफएन पे काम करते हो, टीएफएन पे करोगे $20 से नीचे आपको पे मिलेगी नहीं, हाँ। और एक वीक के आपको $400 बन जाते हैं। अभी 24 हो गया था, 40 वहाँ रेंट 150-200 निकल जाएगा आराम से, 150-200 में खाना पीना हो जाएगा। और बाकी अगर आपके शौक पूरे होने वाली है तो फिर आप पे अपनी कोई और जो जॉब देख लो, ज़्यादा पे वाले देखो, सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा पे मिलती है, क्लीनिंग में ज़्यादा पे मिलती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा पे मिलती है, ऐसा होता है। और इससे हटके भी जॉब्स है भाई, ये इससे हटके भी आप बाहर अपना यूनिक सोचे। एक और चीज़ हम लोग को नहीं पता था, जैसे हम लोग तो नारायण है, ठीक है,
बहुत सारे लड़के हैं, लड़के तो बहुत कम करते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो ट्राई करें कि जो एडमिन जॉब्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं वो कैजुअल जॉब्स भी देती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने रेस्टोरेंट में धक्के खाने। सीक इंडीड पे चेक करें एडमिन जॉब्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे कोई भी के मार्ट मान लो या कोई और JBFI हो गया, बहुत इतना स्टाफ है, तो बहुत सारी कस्टमर सर्विस होती है, एडमिन होता है, तो वो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, अपने स्किल्स शार्प करके लेके आओ, कॉन्फिडेंस बना के लेके। और बहुत सारे हमारे जो मतलब बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं, जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है ना, वो आप फ्रीलांस का काम भी इधर कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इधर पे आप अपना फोटोग्राफी वाला काम चालू कर लो। जैसे बाई करते थे लोग की बर्थडे पार्टी में जाते थे, बाद में लोग खाना भी नहीं खिलाते थे। लेकिन उसकी लीगैलिटी देख लेना, हाँ। उसको प्रॉपर इनवॉइस बना के करना, तो अगर जो उसके अंदर भी जो घेरा पेरी बहुत होती है, क्लाइंट काम करवा के पैसा ना दे आपको, हाँ, ये सब चीज़ें चक्कर भी होता है, वो अपने रिस्क पे अपना हिसाब से ढंग से लीगली फिर उसका घंटे भी कैलकुलेट करके रखना। ऐसा नहीं कि आप करे जा रहे हो, रिपोर्ट नहीं है, फिर कल के दिन प्रॉब्लम होता है TR के टाइम पे, जो भी। बाद में दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में तो बंदा सब कुछ कर लेता है अब, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें बाद में समझ आती है। क्योंकि आज मैंने अगर ज़्यादा की है 20 घंटे के ऊपर, तो तुरंत मेरे को पुलिस आके नहीं पकड़ेगी। वो 3-4 साल 5 साल के बाद जब मैं कुछ वीज़ा अप्लाई करूँगा, तब वो निकालेंगे हिस्ट्री क्या किया था इंस्टा, क्योंकि वो तुरंत पता नहीं चलती वो चीज़, तो लोग समझते हैं कि भाई चलता है लाइट। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आराम से हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत काम है, काम करने वाले होने चाहिए, घर घर मिल जाता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पर थोड़ा स्ट्रगल करोगे सब कुछ होएगा। जेन्युइन प्रोफाइल रखो, डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट बैन जो है ये आप भाई हट भी तो जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पहले लगाए भी तो है, फिर हटा। सारी यूनिवर्सिटी थोड़ी लगाए, वो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है, तो लेकिन दूसरे हटके भी जिधर भी आप लगाओ, जेन्युइन प्रोफाइल लगाओ। अच्छा IELTS में खुद से आप मार्क्स लेके आओ, ये करके ले आओ, अच्छी प्रोफाइल लगाओ, अच्छे एजेंट के पास जाओ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो कि भाई क्या लग रहे हैं आपकी प्रोफाइल में, आपको पता हो, और अपनी चीज़ों को अपने SOP खुद लिखो। देख एक बात बता दो, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं, जैसे भाई ने IDP से लगाई थी ना यार, देखो जैसे हमें तो IDP का पता ही नहीं था, तो हमने अपने प्राइवेट एजेंट से लगवाई, जो कि बहुत उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपको फाइल लगाने का टाइम नहीं बताते हैं। IDP का थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, जेन्युइन होता है। जैसे IDP पे गया तो मतलब मेरे को उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि अपने आप आपने करनी है, SOP मैंने अपने आप लिखी थी, काफ़ी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने आप करनी पड़ी मेरे को। लेकिन जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं आपने कुछ नहीं, आप हमें 12 लाख रुपए दो, 14 लाख दो, सारी चीज़ें हम करेंगे। तो वो चीज़ें ना फेक ही होती है, हमें पता रहना चाहिए कि भाई क्या क्या प्रोसेस हो रही है, क्या क्या नहीं। मतलब इतना ज़्यादा मतलब फेक चीज़ें लगाते हैं ना, तो अपना ये सब चीज़ें ध्यान से रखा करो। और कितना खर्चा लगा था IDP ने, कितना नहीं? मेरी भाई फीस थी यार उस टाइम 8 लाख मेरी फीस थी एक सेमेस्टर की, और उससे ऊपर भाई IDP ने मेरे से एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। मेरा इंश्योरेंस था 70,000 कुछ का, और एम्बेसी फीस लगी थी, बस ये खर्चा था मेरा, और कोई खर्चा नहीं हुआ फालतू, मतलब 9 लाख रुपये। बाकी जो फ्लाइट वगैरह, और जो चलो वो तो सबका ही हुए। और वो 1 करोड़ जो आपने पेटी में रख के लेके आए थे, वो तो बस पैसा वो वो तो टैंगो में लोग ऐसा बोलते हैं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मेरे हाथ में सिर्फ 500 डॉलर, लेकिन बैंक में 10,000 पड़े थे, वो अलग बात है, हाथ में सिर्फ 500। पैसा तो यार मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, एक मेरे को ना 1.5 साल हो गया, पैसे से बंदा बचता नहीं, लाइक कि भाई पैसा बंदा कैसे ना कैसे कमा लेता है, लेकिन मेंटल पीस होता है ना जो, वो ज़रूरी होता है यार। मतलब कहते हैं ना कि आपके आगे 5 रोटी पड़ी है, आप खुश नहीं हो, आप 5 की 5 खा लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुश हो तो 1 रोटी खा लोगे, उसमें पेट भर। मेंटल पीस जरूरी। नहीं भाई देखो, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम भी करें चिल भी करें। यार बाहर इतनी टेंशन होती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती है लाइफ में, तो वो फिर अपने आप पे खर्चा करो, अच्छी चीज़ें खरीदो, गुची, अरमानी, ये सब चीज़ें। और बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल बेल आइकन है फिर। वो चेन्नई का मैच है। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके बाय बाय बाय, वी ऑल मिलते हैं। चलो निकलो। ए जाओ मेरे रूल से, मैं बहुत हो गया तुम्हारा, निकल लो।